Hello everyone, I am Anuja and I welcome you all to Mankavit Law Academy. So in this video I will discuss the important cases of criminal law for the year 2019. अभी CLAT का भी सैम्पल पेपर रिलीज़ हुआ है और हमने ये देखा है कि CRPC और एविडेंस से भी काफ़ी क्वेश्चंस थे. वहाँ पे एक पैसेज था जिसमें CRPC और एविडेंस से क्वेश्चन भी थे. पहले ये होता था कि CRPC एविडेंस से क्वेश्चन नहीं आते थे, सिर्फ IPC से क्वेश्चन आते थे CLAT में. बट सैम्पल पेपर देखने के बाद वी कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द CLAT कंसोर्टियम. आप कहीं से भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट से. आज मैं जो केसेस डिस्कस करूंगी ये आपके क्लैट के एग्जाम से भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से भी कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट NLU दिल्ली में वी नो दैट वी गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम क्रिमिनल लॉ. एंड जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ केसेस, देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन गेट 2-3 क्वेश्चन फ्रॉम दीज केसेस बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ 2019. And the next important point is that when I am explaining you the cases, just listen, don't write, because मैं ये सारे notes आपको provide कर दूँगी. You can go to the description box and take the notes. Right now only listen and don't write. Now let's start with the cases. So the first case is Vinubhai Haribhai versus State of Gujarat. Now this is a very important case because in this case the Supreme Court has overruled a 43-year-old precedent which was established in the case of Devarapalli Lakshmi Narayan Reddy versus Narayana Reddy. So in this case, in the Devarapalli case, the court said that the power of magistrate which is provided under section 156(3) to order investigation is available only at the pre-cognizance stage and not at the post-cognizance stage. अगर आप सेक्शन 156 देखोगे CRPC का तो इट डील्स विद दी पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेटिंग पावर से डील करती है. पर अगर आप 156(3) देखोगे इट डील्स विद द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन. तो यही बोला गया था इस केस में, देवारापल्ली केस में, कि जो 156(3) के अंदर जो पावर दी गई है मजिस्ट्रेट को इन्वेस्टिगेशन की, दैट इज़ अवेलेबल ओनली एट द प्री कॉग्निजेंस स्टेज एंड नॉट एट द पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज. एंड ये व्यू काफ़ी टाइम से फॉलो होता आ रहा है. अगर आप देखोगे तो ये केस 1976 का है. तो अभी जितनी भी केसेस आ रही थी, जितनी भी जजमेंट्स थी, सारे इस केस से कंसिस्टेंट आ रही थी. एंड यही बोला जा रहा था कि जो 173(8) में जो पावर दी गई है इन्वेस्टिगेशन एट पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज में, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की पावर होती है एंड मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं होता है टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन एट द पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज. बट इस ओपिनियन में अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत डिफरेंट ओपिनियन लिया है इन द केस ऑफ विनुभाई हरिभाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये क्वेश्चन गया, वेदर द मेन क्वेश्चन विच वॉज इन्वॉल्व इन दिस केस वॉज वेदर after a charge sheet is filed by the police, the magistrate has the power to order further investigation, and if so, then up to what stage of criminal proceeding. मतलब क्या magistrate के पास post cognizance stage में भी investigation order करने की power है या नहीं है, and charge sheet file होने के बाद भी magistrate further investigation order कर सकता है कि नहीं कर सकता है. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारा एम है फेयर ट्रायल, एंड फेयर ट्रायल के लिए ज़रूरी है फेयर इन्वेस्टिगेशन. तो जो मजिस्ट्रेट है उसके पास पूरी पावर है टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इवन एट दी पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज टू इंश्योर अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन. मतलब मजिस्ट्रेट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इंश्योर करने के लिए पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज में इवन आफ्टर द चार्जशीट इज फाइल्ड ही कैन ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. दिस इज वॉट हैज़ बीन हेल्ड इन दिस केस. एंड एट द पॉइंट टू वॉट till what stage he can order investigation, the Supreme Court has said that the power of magistrate to order investigation start with the collection of evidence, it continues at the post cognizance stage, and it continues before the commencement of trial. So this is what has been held in this case. आपको इस केस का नाम पता होना चाहिए, which is Vinubhai Haribhai versus State of Gujarat. You have to remember the case Devarapalli case, the case which has been overruled by the Supreme Court, and this decision was of the Gujarat High Court. And also you have to remember section 156(3), 173(8) जो sections involved है इस केस में, वो sections क्या बोलते हैं, तो वो आप जाके पढ़ लेना. Now let's come to the second case. Case is Rupali Devi versus State of Uttar Pradesh. Now this case I have also discussed in my another video which I have uploaded, the important cases of May, June and July. वहाँ पे इसके अलावा कुछ और भी important landmark judgments है. अब आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं. The link is provided in the description box. Now the main question which arose in this case was, can a woman who has suffered cruelty in the matrimonial home
फाइल अ केस इन द जुरिस्डिक्शन वेयर शी इज़ फोर्स टू स्टे। मतलब क्या अगर एक वुमेन के साथ क्रुएल्टी होती है अंडर सेक्शन 498A एंड वो भागकर किसी और जगह शेल्टर लेती है या फिर अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगती है, तो जहाँ वो रह रही है, जिस जुरिस्डिक्शन में वो रह रही है, कैन शी फाइल अ केस इन दैट जुरिस्डिक्शन। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हमारा जो एम था सेक्शन 498A लाने का, दैट वॉज टू कर्ब द केसेज ऑफ क्रुएल्टी। सो इट विल डिपेंड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेज ऑफ ईच केस, बट येस द वुमेन हैज़ अ राइट टू फाइल अ केस ऑफ क्रुएल्टी इन वॉट एवर जुरिस्डिक्शन शी इज स्टेइंग। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे क्राइम हुआ है वो सिर्फ उसी जुरिस्डिक्शन में केस फाइल कर सकती है, जहाँ वो रह रही है, जहाँ वो शेल्टर ले रही है, वहाँ पे भी वो केस फाइल कर सकती है। नाउ दिस जजमेंट हैज़ ऑल्सो बीन फॉलोड इन अ recent case Nitika versus Yadvinder Singh, which I have discussed in my another video. The next case is Ritesh Sinha versus State of UP. Now this is again a very landmark judgment जो आपको पता होना चाहिए। ये जजमेंट आप ज़रूर पढ़ के जाना। And the main question involved in this case was whether voice sample is protected under Article 23 of the Constitution or not. So Article 23 of the Indian Constitution says that there is a right against self-incrimination, that is no person can be compelled to be a witness against himself. तो इस केस में क्वेश्चन यही था कि अगर वॉइस सैम्पल जो कलेक्ट की जाती है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, क्या वो आर्टिकल 23 के अंदर प्रोटेक्टेड होता है या नहीं। दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस केस। द सेकेंड क्वेश्चन इन दिस केस वॉज कि अगर मान लेते हैं कि वॉइस सैम्पल को हम नहीं प्रोटेक्ट करते हैं, तो भी इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक पावर इन CRPC कैन अ मैजिस्ट्रेट authorize a investigating agency to collect voice sample during investigation in the absence of specific power in CRPC. This was the second question. So to answer the first question, which was whether voice sample is protected under Article 23 or not, the Supreme Court relied on a very landmark judgment, which is your स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कत्थी कलू। ये जजमेंट बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है रिलेटेड टू आर्टिकल 23। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप ये ज़रूर पढ़ लेना। एंड दिस वाज अ डिसीजन ऑफ 11 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस केस में क्वेश्चन ये था कि वेदर फिंगरप्रिंट्स एंड हैंडराइटिंग सैम्पल्स आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 23 और नॉट। और इस केस में कोर्ट ने ये बोला कि हैंडराइटिंग सैम्पल्स और फिंगरप्रिंट को हम प्रोटेक्ट नहीं करते हैं अंडर आर्टिकल 23 बिकॉज दे आर नो टेस्टिमनी इन देम सेल्व्स, रादर थिंग्स ऑफ पर्सनल नॉलेज ओनली आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 23. So relying on this case, the Supreme Court in the Ritesh Sinha versus State of UP answered that voice sample is not protected under Article 23. Now coming to the second question, which was कि क्या magistrate authorize कर सकता है investigating agency को to collect voice sample during investigation in the absence of specific power in CRPC. इसके लिए कोर्ट ने ये बोला कि अगर specific power नहीं दी गई है CRPC में, then the inherent power under Article 142 of the Constitution should be invoked to confer such power on magistrate. So these are the two things which you have to remember. First is that voice sample is not protected under Article 23. The court relied on the case of State of Bombay versus Kattikalu, which is a landmark judgment in itself. And for the second question, the court said that Article 142 of the Constitution will be invoked in absence of any specific power in CRPC. इसके अलावा एक और चीज़ है जो कोर्ट ने इस केस में बोली है, एंड वो ये बोला है कि right to privacy cannot be construed to be an absolute right and it must bow down to compelling public interest. So आपको इस केस का नाम पता होना चाहिए, साथ में आपको स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कत्थीकलू वाला केस पता होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके आर्टिकल 23 से जो इम्पॉर्टेंट केसेस है वो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र, ये भी एक बहुत लैंडमार्क केस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट केस रिलेटेड टू 23 दैट यू शुड नो। एंड इसके अलावा जो एविडेंस एक्ट के रिलेटेड सेक्शन होते हैं, जैसे कि सेक्शन 73, सेक्शन 27, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। Now let's move on to the next case. The case is Nevada Properties Private Limited versus State of Maharashtra. Now in this case, the Supreme Court has clarified that Section 102 of CRPC does not empower a police officer to seize immovable property. अगर आप Section 102 देखोगे CRPC का, then it deals with the power of police officer to seize certain property which are suspected to be stolen. तो कोर्ट ने सबसे पहले यही बोला कि immovable property की चोरी नहीं हो सकती है। दूसरी बात कोर्ट ने ये बोली कि the
the power to attach or seal the immovable property has been granted to criminal courts under section 451 to 459 and not to the police officer. बट साथ में कोर्ट ने ये भी बोला कि the police officer has the power to seize title deeds of the immovable property if they are suspected to be stolen. So इस केस में कोर्ट ने यही क्लैरिफाई किया है कि पुलिस के पास पावर नहीं होती है to seize immovable property. Now the next case is Amir Azma Sheikh versus State of Maharashtra. Now in this case the victim's right to assist the court in a trial has been recognized. So जब भी कोई क्राइम होता है जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पर्सन होता है वो विक्टिम ही होता है और विक्टिम के साइड से हमेशा पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही केस लड़ता है. पर ऐसे बहुत बार भी बोला गया और इस केस में बोला गया है कि विक्टिम के पास राइट होता है टू असिस्ट द कोर्ट इन अ ट्रायल. बट ऑब्वियसली मैजिस्ट्रेट को पहले कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है बिफोर ग्रांटिंग परमिशन टू द विक्टिम टू असिस्ट दी कोर्ट. मैजिस्ट्रेट को पहले ये देखना होगा कि वो जो केस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स केस नहीं होना चाहिए और ऐसा केस होना चाहिए जो कि जिसमें विक्टिम प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट कर पाए और असिस्ट कर पाए कोर्ट को. अगर ऐसा कोई केस होता है तो मैजिस्ट्रेट कैन ग्रांट परमिशन टू द विक्टिम टू पार्टिसिपेट इन द ट्रायल प्रोसेस. इस केस में एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट भी डिस्कस किया गया है विच इज़ योर Mallikarjun Kodgili versus State of Karnataka. Now this is a very important judgment with regards to victims right. इस केस में बात की गई थी victims के right के बारे में that a victim has a right to know, the victim has a right to be heard and the victim has a right to assist the court in the pursuit of truth. So इस केस में यही बोला गया है कि victim के पास right होता है to assist the court in a trial before magistrate. Now the next case is accused X versus State of Maharashtra. The main question in this case was कि क्या post conviction mental illness can be a sufficient ground for commutation of death sentence. So हमें ये पता है कि बहुत सारे grounds होते हैं जिससे कि death sentence को commute कर दिया जाता है. उनमें से एक ground होता है socio economic condition. अगर वो accused एक लौता bread earner होता है family का तो इस ground पे भी death sentence को commute करके life imprisonment में कर दिया जाता है. दूसरा ground जैसे होता है आपका inordinate delay in execution of death sentences. अगर inordinate delay हो रहा है डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट करने में तो वो भी एक सफिशिएंट ग्राउंड बन जाता है फॉर कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस. नाउ द क्वेश्चन इन दिस केस वाज कि क्या पोस्ट कन्विक्शन मेंटल इलनेस विल बी अ ग्राउंड फॉर कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस. सो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि the post conviction mental illness will be a mitigating factor while considering appeal of death sentence. मतलब जब accused convict हो जाता है और उसे post conviction mental illness हो रही है तो that can be a sufficient ground for commutation of death sentence. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ directives भी दिया है इस केस में, some of which are that the burden is on the accused to prove mental illness. Second is that the state may offer evidence to rebut सच क्लेम. इसके बाद कोर्ट ने ये भी बोला है कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम भी बनेगी विच शैल कंसिस्ट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड क्रिमिनोलॉजिस्ट टू असेस द केस कि क्या सच में उस अक्यूज को मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम हो रही है या नहीं. सो इन दिस केस इट हैज़ बीन हेल्ड दैट पोस्ट कन्विक्शन मेंटल इलनेस कैन बी अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस एंड इट विल बी अ मिटिगेटिंग फैक्टर. द लास्ट केस इज Anokhi Lal versus State of Madhya Pradesh. Now this is again a very important judgment from which you can definitely expect question in your exam. In this case it has been held by the Supreme Court that only lawyers with minimum 10 years practice shall be considered for representing accused in trial of offences punishable with death or life imprisonment. मतलब वैसे offences जिनका punishment death sentence और life imprisonment होता है वैसे cases में जो accused का वकील रहेगा, lawyer रहेगा, that lawyer should have a minimum practice of 10 years. Obviously we know that death sentence और life sentence बहुत हाईएस्ट पनिशमेंट होती है तो अक्यूज़ की सेफगार्ड्स के लिए ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि लॉयर जिनकी मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस है दैट लॉयर कैन ओनली बी दी काउंसिल फॉर द अक्यूज इन मैटर्स वेयर द पनिशमेंट इज ईदर डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट. इसके अलावा भी कुछ डायरेक्टिव्स दिए हैं कोर्ट ने इस केस में विच इज़ कि अगर ट्रायल कोर्ट से उसका कन्विक्शन फाइनल हो जाता है और ये कोर्ट जाता है हाई कोर्ट में कन्फर्मेशन के लिए देन फर्स्टली द सीनियर एडवोकेट्स ऑफ द court shall be considered to be appointed as the counsel for the accused. Next directive which
has been given by the court is that the counsel will be provided with sufficient time to prepare on a matter. मतलब जो भी काउंसिल है उसको सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड करना चाहिए कि वो अपने आप को इस मैटर पे, इस केस पे प्रिपेयर कर ले. वैसे तो सफिशिएंट टाइम का कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया है, बट साथ में ये भी बोला गया है कि मिनिमम ऑफ 7 days उस काउंसिल को मिलना चाहिए. द नेक्स्ट डायरेक्टिव विच हैज़ बीन गिवन इज दैट अ पर्सन who is appointed as a counsel should meet the accused. मतलब जो अक्यूज़ का काउंसिल है उससे अक्यूज़ से जाके मिलना है और अक्यूज़ के साथ डिस्कशन भी करना है. सो दीज आर द डायरेक्टिव्स, इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स विच हैज़ बीन laid down in the case of Anokhi Lal versus state of Madhya Pradesh. So this is an important case. Remember the directives which has been given. Now these were all the important judgments of your criminal law. आप ये सारे judgments पढ़ लेना because you can definitely expect questions from these parts, and in case you have any other doubts you can ask me under the comment section. Also please do subscribe to my channel and press the bell icon. मैंने अपने LinkedIn अकाउंट का भी लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके मुझसे LinkedIn में भी कनेक्ट कर सकते हैं. and the notes has been provided in the description box. You can go and download the notes. Thank you for watching.